नमस्कार। आज हम एक ऐसे शानदार दौर की यात्रा करेंगे जब भारत में कला, विज्ञान और साहित्य में कुछ अद्भुत खोजें हो रही थीं। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। हमारा ये सफर, जानते हैं, एक पहेली से शुरू होता है। दिल्ली में खड़ा ये लोहे का खंबा इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसने सदियों से एक्सपर्ट्स को हैरान कर रखा है। आखिर इसका राज क्या है? और ये कोई आज की बात नहीं है। ये स्तंभ लगभग 1500 साल पुराना है, जो हमें सीधे गुप्त काल में वापस ले जाता है। और ये कोई छोटा मोटा स्तंभ भी नहीं है, मैं बता दूं। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इतने सालों बाद भी इस पर जंग का निशान लगभग 0 है। हाँ, 0। और ये जो 0 है ना, ये हमारी कहानी में आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये एक अकेला खंभा प्राचीन भारत की काबिलियत की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है। इसके पीछे धातु को समझने की एक बहुत लंबी और उन्नत परंपरा छिपी हुई है। अब देखिए, ये स्तंभ कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये सदियों की मेहनत का नतीजा था। ये परंपरा हड़प्पा के लोगों के तांबा और कांसा गलाने के ज्ञान से शुरू हुई थी और लौह युग के कारीगरों ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो धातु की कारीगरी से अब हम पत्थर और ईंट की कारीगरी की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि उस दौर की महान इमारतें जैसे कि स्तूप और मंदिर कैसे बनाए गए। तो स्तूप का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है एक टीला। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये आस्था के बहुत बड़े केंद्र थे। और इनका सबसे जरूरी हिस्सा था प्रदक्षिणा पथ, जहां भक्त अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए इसके चारों ओर घूमते थे। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये बनते कैसे थे? बड़ा दिलचस्प तरीका था इनका निर्माण आप कह सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ होता था। सबसे पहले बीच में बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेषों वाली छोटी सी पेटी रखी जाती थी और फिर उसके ऊपर पूरी की पूरी इमारत खड़ी की जाती थी। और यहीं पर हमें एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। जहां स्तूप अवशेषों की पूजा के लिए बने थे, वहीं शुरुआती हिंदू मंदिरों का दिल होता था गर्भगृह। ये वो पवित्र कमरा था जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी। मंदिरों का डिजाइन भी अलग था। ऊपर एक ऊंचा शिखर होता था और लोगों के इकट्ठा होने के लिए एक मंडप बनाया जाता था। लेकिन जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बनाता कौन था? इनके लिए पैसा कहां से आता था? चलिए अब इन इमारतों के पीछे के लोगों और समाज को समझते हैं। असल में ये एक तरह का कम्युनिटी एफर्ट था। हाँ, राजा और रानियां प्रोजेक्ट शुरू करते थे, लेकिन इन्हें पूरा करने में समाज के हर तबके का हाथ था। व्यापारी, किसान, यहाँ तक कि सांची में हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों ने भी चंदा देकर इस काम में अपना हिस्सा डाला। ये सबकी मिलीजुली भागीदारी थी। तो ये तो हुई इमारतों की बात। लेकिन किसी भी संस्कृति की असली पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि उसकी कहानियों से भी होती है। और देखिए, उस दौर में कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती थीं, वो तो दीवारों पर जिंदा हो उठती थीं। अजंता की गुफाओं की ये पेंटिंग्स जो 1500 साल बाद भी इतनी वाइब्रेंट है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और साहित्य में जो भावनाओं की गहराई थी, वो तो बस कमाल ही थी। ये लाइनें तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम से हैं, जहां कन्नगी नाम की एक स्त्री न्याय की गुहार लगा रही है। उसके पति कोवलन पर झूठा इल्जाम लगाकर मार दिया गया था और उसका दुख और गुस्सा इतना जबरदस्त था कि उसने पूरे मदुरै शहर को तबाह कर दिया। इसी समय एक और बहुत जरूरी काम हो रहा था। वो था पुराणों का लिखा जाना। पुराणों का मकसद बहुत खास था। इन्हें बहुत ही सरल संस्कृत में लिखा गया था, ताकि हर कोई, यहाँ तक कि वो औरतें और शूद्र भी जिन्हें वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, इन कहानियों को सुन और समझ सके। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ये सब कब हुआ। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे आर्किटेक्चर और लिटरेचर की ये महान उपलब्धियां सदियों तक एक दूसरे के साथ साथ आगे बढ़ती रहीं। तो अब तक हमने बात की कला, आर्किटेक्चर और साहित्य की, लेकिन इन सब के पीछे एक और चीज थी, और वो थी विज्ञान और गणित की अद्भुत समझ, जो इन कई उपलब्धियों की नींव थी। इसी दौर में करीब 1500 साल पहले एक जीनियस हुए, आर्यभट्ट। उन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने बताया कि दिन और रात पृथ्वी के घूमने से होते हैं, न कि सूरज के चलने से। और तो और उन्होंने ग्रहणों के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी समझाया।
लेकिन इन सब महान खोजों के बावजूद प्राचीन भारत ने दुनिया को गणित का एक ऐसा तोहफा दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या था? जी हाँ, शून्य। कुछ नहीं को दिखाने के लिए एक निशान, एक सिंबल। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर ये एक क्रांतिकारी सोच थी जिसने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही शून्य सदियों बाद अरबों के जरिए यूरोप और फिर पूरी दुनिया तक पहुंचा। और कमाल की बात यह है कि ये वैज्ञानिक सोच सिर्फ आसमान के तारों तक ही सीमित नहीं थी, ये इंसानी शरीर की समझ तक भी पहुंची थी, आयुर्वेद के रूप में। चरक ने दवाइयों पर चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में सर्जरी की जटिल प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया। ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि जब भारत में ये सब हो रहा था, तब दुनिया के दूसरे कोनों में भी बड़े बदलाव आ रहे थे। जैसे कि कागज, जिसे चीन में बनाया गया था, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा था और ज्ञान को फैलाने का एक नया जरिया बन रहा था। तो आखिर में बस एक सवाल, हमने एक ऐसे दौर को देखा जिसकी विरासत जंग मुक्त लोहे, अमर कहानियों और शून्य के शक्तिशाली प्रतीक में आज भी जिंदा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हम ऐसी कौन सी विरासत बना रहे हैं जो आने वाली सदियों तक कायम रहेगी?